यस बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, दैट टॉपिक इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की डिटेल। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लें। जब हम खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये चेंज हो जाता है पायरुवेट में। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसके बाद तीन अलग अलग चीजें हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन है या एरोबिक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या बनेगा। तो आपने बताना है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और जो हमारी मसल्स में होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये कब होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, जब हमारे मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तो कौन से एसिड से होते हैं, तो हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हुए थक जाते हैं तो कौन से एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम अभी बैठे हैं नॉर्मल, जब हमारी सांस नहीं फूल रही, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आप बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और एनर्जी इसमें ज्यादा मिलती है 38 ATP। तो अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर, आप ये बताओ इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट से। पहला क्वेश्चन बन सकता है ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ पे टूटता है, तो आप बताइए साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 बन सकता है एनरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एंड प्रोडक्ट, लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा एसिड होता है और ये रेस्पिरेशन कौन सी होती है, तो एनरोबिक रेस्पिरेशन, और एसिड जो बनता है लैक्टिक एसिड। फिर नॉर्मल जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो इन क्वेश्चंस को बनाइए, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और समझते हैं आगे टॉपिक को। अब देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ये चीजें हैं, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। मतलब ये बताया जा रहा है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि जब भी हमारी रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे ही खत्म होती है, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज मतलब हमारी बॉडी ने जो भी काम करना है, थिंकिंग, राइटिंग, रनिंग, इन सबको एनर्जी चाहिए ना, तो ये एटीपी देती है एनर्जी। ठीक है, तो ये एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। टेक केयर ऑफ दिस ऑल थिंग। इसके बाद है हमारे पास इन दीज प्रोसेस एटीपी ब्रोकन डाउन। होता क्या है, जैसे एटीपी बन गई, एनर्जी मॉलिक्यूल हो गई, अब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ गई, तो एटीपी ब्रोकन डाउन टू गिव राइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव और द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। यानी हमारे सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, उनको एनर्जी चाहिए। तो द रिएक्शंस विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब हीट चाहिए तभी होंगी। सो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस विच नीड हीट, जिनको हीट चाहिए टू टेक प्लेस, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हमें पता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 1 ATP मॉलिक्यूल है, जब ये टूटता है तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो नियर अराउंड 30 किलो जूल पर मोल के आसपास मिलती है। ये जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, जस्ट कीप इन माइंड कि जो ये एटीपी मॉलिक्यूल है, ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो जब एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो हमारे जो बॉडी है उसको कितनी एनर्जी देता है, 30 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेटली। जस्ट कीप इन योर माइंड। अब हम चलते हैं और आगे, ये बेसिक चीज थी, हमें इसका आइडिया ऑलरेडी था। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो 2 तरीके की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
इसकी डिटेल हम सारी पढ़ चुके हैं। अब एक बार हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ आ गया आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, मतलब लास्ट में क्या बनता है, CO2 एंड H2O बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इथेनॉल, अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं, एंड लैक्टिक एसिड बनता है। इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड्रोबिक रेस्पिरेशन में, इथेनॉल ईस्ट में, अल्कोहल इज कॉल्ड इथेनॉल। यहाँ आप ध्यान में रखें, जो हमारा अल्कोहल है ना, अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल, जस्ट कीप इन माइंड। और ये वही ड्रिंकेबल दारू ही होती है ये, ठीक है ना, कीप इन माइंड, अल्कोहल इज इथेनॉल, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बनता है। इसके बाद मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो यहाँ पे मोर एनर्जी रिलीज्ड होती है, मोर एनर्जी, दैट इज 38 ATP। अगर आप ये वैल्यू लिखना चाहो तो कितनी है ये एनर्जी, 38 ATP, ये डिफरेंस बन जाता है। देन वी हैव लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस मतलब 2 ATP, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे रिएक्शन दे दी कि ग्लूकोज से पायरुवेट गया, CO2 गया, H2O गया, एनर्जी मिली। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट, ईस्ट के अंदर, ये ईस्ट के अंदर बता रहा है कि पायरुवेट, इथेनॉल, वाटर एनर्जी, और मसल में ग्लूकोज पायरुवेट, ये तो कॉमन है, एंड लैक्टिक एसिड, यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड मसल्स में, और ईस्ट में बनता है हमारा ethanol. So just copy down this difference. It is very important, very important. Yes. तो बेटा हमने डिफरेंस याद कर लिया, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसे हमने नोट भी कर लिया। इसमें बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमें कुछ जनरल चीजें पढ़नी है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या फिर आप बोलो एक्सचेंज ऑफ गैस। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वही चल रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैस। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन organism need continuous supply of oxygen and carbon dioxide produced during the process needs to be removed from the body। तो अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जनरल पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता भी है कि जब भी हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और CO2 निकलनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिल नहीं रही, CO2 निकल नहीं रही, तो बंदा मर गया। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड टू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का होता है। जैसे एमीबा, एमीबा सरफेस से करता है। ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स है, नोज, लंग्स है ना। अलग अलग एनिमल में फिशेज हैं, फिशेज में गिल्स होती हैं इसके लिए। तो वही हम एक नॉर्मल सा पढ़ने जा रहे हैं। डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर, यानी डिफ्यूजन जो है बॉडी सरफेस से होता है इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एमीबा, एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन, प्लांट्स की रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन से होती है, बाय द हेल्प डिफ्यूजन फ्रॉम द स्टोमेटा बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं और भी कई एनिमल हैं। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज। जैसे हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, नोज, लंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। जो गिल्स हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बोलिए गिल्स। फिशेस टेक ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू द गिल्स। अब ये चीज आप ध्यान रखना कि फिश जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेती हैं, वो एयर से तो लेती नहीं, वो वाटर के अंदर से लेती हैं, डिसॉल्व्ड इनसाइड द वाटर। इस चीज को याद रखना। अब मुझे ये बताओ, जैसे हम अपनी ऑक्सीजन है तो हम अपनी ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, बट जो फिशेस हैं ये अपनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते। ये कहाँ से लेंगे, ये तो लेंगे, जो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेस एंड fishes take oxygen which is dissolved in water through the gills। very important, ये याद रखना कि जो फिशेस हैं वो गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन लेती हैं और पानी के अंदर से लेती हैं, और पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे और क्या पॉइंट बनता है हमारा, यहाँ पे सिंस
since the availability of oxygen is less in aquatic environment, aquatic मतलब पानी, so the rate of breathing of aquatic organism is faster. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ पे? इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं फिशेस। क्या लेते हैं? लेट अस से फिशेस। इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होती है। वाई दे हैव फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग? वाई दे हैव फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर ये लिखोगे कि फिशेस जो हैं they take oxygen dissolved, fishes take oxygen dissolved in the water with the help of gills। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। gills are the respiratory organ for fishes and fishes take oxygen which is dissolved in water through gills। and water के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, एंड वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होता है तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। देखो, सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, so the breathing rate is fast to fulfill the oxygen requirement, to fulfill the oxygen requirement। अब एक बार दोबारा सुनो क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है, ये दो लाइनें आंसर है। क्वेश्चन है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन है कि क्यों है फास्ट, तो इसका आंसर यही दो लाइनें हैं कि जो फिश है वो ऑक्सीजन वाटर के अंदर से लेती है जो वाटर में डिसॉल्व होती है, और जो ये ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इसकी अमाउंट कम होती है, तो अमाउंट कम होती है तो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। देखो, जब हम दौड़ते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल टहल रहे हैं, तो हमारी सांस नहीं फूलती। जब हम दौड़ेंगे ना तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो दौड़ने में हमारी सांस फूल जाती है, तो उस टाइम हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग ना बढ़ जाती है, यानी हमारी सांस फूलने लगती है, यानी हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो फिशेस में क्या होता है कि फिशेस पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, तो पानी में वैसी ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होती है। तो ये क्वेश्चन लिख लो और ये आंसर लिख लो जल्दी। अब हम आगे चलते हैं, एक बार हम दोबारा अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ दो लाइनों पे क्वेश्चन बनता है, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस हैव फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग या फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। व्हाई? बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर and availability of oxygen is less in aquatic environment, so breathing rate of aquatic organism is faster। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो हमने सीख लिया। अब हमारा है आगे टॉपिक है इंसेक्ट्स हैव सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स। अब आपसे मान लो पूछ लें भाई इंसेक्ट अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, तो आप बताइए कि इंसेक्ट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पाइरेकल्स और ट्रैकीज, जिसके कारण वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं। तो आप ये याद रखिए, अगर आज भी इंसेक्ट कैसे लेता है तो स्पाइरेकल्स। ठीक है, अब आ जाओ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैं, है ना, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, ये सब आपका टेरेस्ट्रियल में आता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो जमीन पे लोग रहते हैं, पानी वाला हमने पढ़ लिया, जो जमीन पे रहते हैं वो कैसे करते हैं, तो लंग्स की हेल्प से। और इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया की हेल्प से। फिर आता है इसके बाद अगला पैराग्राफ, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। देखो, अब ये पॉइंट समझने वाले, यानी हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हम एयर लेते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, 21%, है ना, और आपका ये नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, 79% के आसपास। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होती, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है ना ह्यूमन की 18 से 20 है नॉर्मल, बट जब हम दौड़ते हैं तो ये 60-70 हो जाती है, क्योंकि दौड़ने के टाइम पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग रेट 18 से 20 के बीच में होती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन एक बार में ज्यादा मिल जाती है। तो एक बार में ज्यादा मिल जाती है तो हम अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट उस ऑक्सीजन से पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस की ब्रीदिंग रेट स्लो होती है एज कंपेयर टू फिश।
अब आता है हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकली। देखो जी, ये आपको ऑलरेडी पता है इसमें से कई चीजें। देखो, ब्रीदिंग इन ह्यूमंस इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल्स। मतलब जैसे हमारी नाक है तो ये हमारा एक्सटर्नल के लिए है, यानी एक्सटर्नल इंटरकोसल, और अपना इंटरनल होता है जैसे हमारे लंग्स हो गए तो लंग्स अंदर के लिए, अटैच टू द रिब्स एंड डायफ्राम। तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ये रही। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा नोज है जो एक्सटर्नल एयर को अंदर ले जाता है, और ये जो हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स में ये सारा इंटरनल है। और जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये आपने जहाँ पे आपका ये छाती खत्म होती है, सेंटर पार्ट, ये वाला पूरा जो आप ऐसे बोलो सी शेप है, ये डायफ्राम है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा डायफ्राम अंदर चला जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा बाहर आ जाता है। तो देखो, जब आप एयर खींच के देखो अपने लंग्स में, एयर खींचोगे ना तो लंग्स फूल जाएंगे, डायफ्राम अंदर चला जाएगा। जब हवा छोड़ोगे बाहर तो डायफ्राम बाहर, लंग्स अंदर चल जाएंगे। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो हम कुछ जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। लो जी, अब आ जाते हैं आगे यहाँ पे। When the dome shaped diaphragm, अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाई, डोम शेप्ड सी शेप था वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम फ्लैटेंड एंड रिब्स केज इज एक्सपेंडेड, मतलब इसमें हवा भर जाएगी ड्यू टू एक्शन ऑफ इंटरकोसल मसल्स। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर देयर ड्रॉप्स डाउन एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड गशेस इन, मतलब ऑक्सीजन कैसे जाएगी, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। मतलब क्या है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी रेस्पिरेशन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप का नाम है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन का बॉडी में जाना, फिर ऑक्सीजन यूज होकर CO2 बनाएगी, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है एक्सलेशन। एक्सलेशन मतलब CO2 बनी उसको बाहर निकालना। अब ये सारा प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और अंदर बॉडी में कम होती है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर टू लोअर, तो ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है। जब हम एक्सलेशन करते हैं तो CO2 ज्यादा होती है, बाहर कम है, तो हमारी बॉडी CO2 को बाहर डिफ्यूज कर देती है। यानी जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू चलता है। बस एक जनरल बता रहा है जो विच यू हैव टू लर्न। टू एक्सहेल डायफ्राम रिलैक्सेस, ये एक्सहेल की बात हो गई, पहले इनहेलेशन। तो एक्सहेलेशन को मैंने बताया आपको, रिलैक्सेस एंड बिकम डोम शेप्ड अगेन, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट due to action of intercostal muscles, and the volume inside the lungs decreases, pressure increases and air is forced out of the lung। तो ये जो मैं पैराग्राफ करा रहा हूँ ना, इसको कुछ नहीं लिखना, इसको नहीं नोट करना, ये जो पेज करा रहा हूँ नोट, डोंट नोट इट, सिर्फ इसको समझिए। इनहेल्ड एयर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कैसे करती है, दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। देखो, inhaled air increases the concentration of oxygen in alveoli। अभी alveoli ना लंग्स का पार्ट है, याद रख लो फिलहाल alveoli क्या है, लंग्स का पार्ट है, बाद में बताऊंगा। So oxygen simply diffuse into the surrounding blood vessel। मतलब क्या है कि जब आप ऑक्सीजन को खींचते हो बॉडी में तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बॉडी में कम हो जाती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड में चला जाता है। यानी पहला स्टेप, ब्लड कमिंग फ्रॉम सेल हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो यहाँ बता रहा है ये थोड़ा अलग बता रहा है कि ऑक्सीजन चल गई, ऑक्सीजन यूज हो गई, तो ऑक्सीजन यूज होने के बाद CO2 बनेगी, तो ब्लड में CO2 आ जाएगी, CO2 देन द आउटसाइड एयर एंड दस कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द वेसल ऑफ एल्वेलाई। तो ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन, इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करता है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन का जो सिंबल है हम क्या लेते हैं, HB। हीमोग्लोबिन का क्या सिंबल लेते हैं, HB। और हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब इस पिगमेंट का काम क्या है, इस पिगमेंट का काम है ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक लेके जाना और उनको CO2 बनाने में हेल्प करना। तो नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो आंसर है हमारा HB, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाद में और आगे भी बताऊंगा स्पेलिंग, अभी शॉर्ट में नोट कर लो, HB इज अ हीमोग्लोबिन, सिंबल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो आगे, आगे है यहाँ पे हमारा thus the breathing take place due to combination action of intercostal muscle and diaphragm, while the exchange of gases take place simple diffusion। तो जो हमारी respiration है
वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना और CO2 का बाहर आना, एक ये पूरी तरह से अपना डिफ्यूजन पे बेस्ड है। और अंदर आपके मसल्स हेल्प करते हैं, जैसे नाक हो गई तो एक्सटर्नल में नाक ही आता है, नाक से जाएगा, इंटरनल में आपका लंग्स आ गया, तो इसकी हेल्प से ये सारा प्रोसेस होता है। बट मेन जो कंसेप्ट है हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के थ्रू ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हमारा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो है नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको पढ़ के हम जो बना सकते हैं पहला क्वेश्चन ये कि नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का अगर मैं स्पेल लिखूं HB का, तो ये है इसका हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट में HB कह देते हैं, ये आपका हो गया हीमोग्लोबिन। तो नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ह्यूमन ब्लड में होता है ये हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाना। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और हमारा रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप। क्या नाम है इस 2 स्टेप के, क्या नाम है बेटा इन 2 स्टेप के, क्या नाम है, क्या नाम है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इसमें कुछ नोट करने वाला खास नहीं है, तो आप इसे बस ध्यान रख लो, जो आपको लगता है थोड़ा बहुत वो नोट कर लो।